जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेताजी सुभाष बोस की देशभक्ति की एवं उनके द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद सरकार की। आज ही के दिन अर्थात 1943 21 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। सरकार की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। रास बिहारी बोस बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे एवं उन दिनों वो जापान में ही रहा करते थे। उनकी मदद से, उनके सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की सिंगापुर में। और 23 अक्टूबर 1943 को सर्वप्रथम जापान सरकार ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान की, अर्थात स्वीकृति दी, जिसके पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में चंद बातें आपको बताऊंगा। आप तो सभी जानते ही होंगे, बहुत बड़े देशभक्त थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कटक में ही उनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 में। अर्थात मेरा घर, मेरा कार्यालय, ये जो आज क्रांति उड़ीसा मीडिया का जो कार्यालय है, उसके पास में ही उनका निवास स्थान है, उनका जन्म स्थान, एवं उसके पास में ही उनकी स्कूल है, रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल, जहाँ वो पढ़ते थे। क्लास 11 तक वो पढ़ते थे। आजकल जिसको 10 में मैट्रिक हो जाता है, उस जमाने में, अंग्रेजों के ज़माने में, उस समय 11 में मैट्रिक हुआ करती थी। नेताजी सुभाष बोस उसमें पढ़ते थे, 11 तक पढ़े हुए हैं। और नेताजी सुभाष बोस के जो क्रांतिकारी विचार थे, क्रांतिकारी विचारधारा को जो प्रस्फुटित उनके मन में, दिल में जो हुआ, इसके लिए उसी स्कूल के 2 शिक्षक का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। एक तो उनके शिक्षक थे, दूसरे उस स्कूल के हेडमास्टर थे। नेताजी सुभाष बोस जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, उस स्कूल के हेडमास्टर। उन्होंने ही देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर नेताजी सुभाष बोस के दिलो दिमाग में भर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप नेताजी ने फिर जब 11 क्लास पास कर कटक छोड़ा और कलकत्ता में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ से तो वे आज़ादी के सारे सपने उन्होंने पाले। फिर आज़ादी की लड़ाई में वो कूद पड़े। ये बात तो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, सभी को मालूम है। लेकिन वो इंग्लैंड भी गए थे। इंग्लैंड में वहाँ पढ़ के फिर ICS के एग्ज़ाम भी दिए, जो आजकल IAS एग्ज़ाम होती है। उन दिनों अंग्रेजों के सरकार के समय ICS हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विस। लेकिन उसमें पहले ही अटेम्प्ट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होते हुए भी उन्होंने लेकिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं स्वीकार की, अंग्रेजों की मतलब सर्विस स्वीकार नहीं की। उन्होंने छोड़ दिया। स्वतः ही पास भी किए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए, लेकिन क्या मालूम उनके दिमाग में तो वो देशभक्ति का जज्बा था, उन्होंने तुरंत छोड़ भी दिया। एवं आकर भारत में आज़ादी की मसाल उन्होंने खूब जलाई, खूब आगे बढ़ाई एवं देशभक्त लोगों के अंदर में जान फूंक दी उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में। सभी जानते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, कुछ चंद बातें उनके बारे में बताऊंगा कि नेताजी सुभाष बोस को कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी ने उनको पसंद नहीं किया। सभापति के कैंडिडेट के रूप में वो खड़े हुए नेताजी सुभाष बोस, उनको हराने की कोशिश की। महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पटाभी सितावी रामैया को कैंडिडेट उतारा कांग्रेस के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में। लेकिन नेताजी सुभाष बोस ने पटाभी सितावी रामैया को तगड़ी पछाड़ दे दी। तत्पश्चात महात्मा गांधी नाराज हुए एवं महात्मा गांधी का कद उस समय कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊंचा था और उन्होंने नेताजी सुभाष बोस के अंडर में, लीडरशिप में कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन होने नहीं दिया। तत्पश्चात बड़ी दुखी मन से चंद महीनों के बाद नेताजी सुभाष बोस ने कांग्रेस पार्टी से
प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो फिर अलग लाइन पकड़े आज़ाद भारत माता को आज़ाद कराने के लिए। उसी का नतीजा है कि उसके बाद उनको ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट किया उनके कलकत्ता आवास पर। जब अरेस्ट किया उन्होंने बहानाबाजी करके चोरी छिपे वहाँ से वो गायब हो गए। गायब होने के बाद वो अफगानिस्तान पहुँचे, गोमो होके, जो अभी झारखंड में एक जगह है गोमो, उस रेलवे स्टेशन पर भी लिखा हुआ है कि इसी जगह से नेताजी सुभाष बोस ने ट्रेन का सफ़र दूर की यात्रा के लिए किया। उस स्टेशन पर मैंने खुद भी पढ़ा है, लिखा हुआ भी। वहाँ गोमो से वो सीधे अफगानिस्तान पहुँच गए और अफगानिस्तान से जर्मनी, जर्मनी से जापान, ये सब मैंने संक्षिप्त में बताया। लेकिन वो वहाँ जाने के पहले, विदेश में जाने के पहले उनकी मुंबई में वीर सावरकर से भी मुलाकात हुई थी एवं वीर सावरकर से मुलाकात पर नेताजी सुभाष बोस बहुत प्रभावित हुए एवं वीर सावरकर ने ही नेताजी सुभाष बोस को सलाह दी थी कि आप सीधे जापान जाओ और जापान में रास बिहारी बोस से मुलाकात करो। उन्हीं के मार्गदर्शन में नेताजी सुभाष बोस जर्मनी से होते हुए जापान गए और जापान में रास बिहारी बोस से मुलाकात की एवं रास बिहारी बोस के मार्गदर्शन में उन्होंने आगे जाके आंदोलन, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। वे दोनों सिंगापुर आए और सिंगापुर में प्रथम आज़ाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना हुई 21 अक्टूबर 1943 को और आज़ाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष बोस हुए एवं उस सरकार को मान्यता प्रदान की, स्वीकृति प्रदान की जापान सरकार ने 23 अक्टूबर 1943 को, 1943 23 अक्टूबर को। इसके पश्चात जर्मनी, इटली और बहुत सारे देश ने भी, 6-7-8 देश ने भी मान्यता प्रदान की थी आज़ाद हिंद सरकार को, जिसके पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तत्पश्चात करीब 2 महीने बाद उनके सरकार के नेतृत्व में, नेताजी सुभाष बोस के नेतृत्व में भारत की सेना भारत की जमीन तक मार्च की और पहला पड़ाव उनका अंडमान निकोबार आइलैंड पर हुआ और उस धरती पर, भारत की सरजमी पर नेताजी सुभाष बोस ने 30 दिसंबर 1943 को, 30 दिसंबर 1943 को हमारा तिरंगा झंडा फहराया भारत की भूमि पर, अर्थात निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड पर। एवं उन्होंने घोषणा की कि ये जो 2 आइलैंड है, एक अंडमान एक निकोबार, उनका नामकरण भी नेताजी सुभाष बोस ने दिया अपने हिसाब से। उसमें नामकरण में निकोबार का नाम दिया उन्होंने स्वराज और अंडमान का नाम दिया उन्होंने शहीद। इस तरह 2 नामकरण, देश प्रेमी नामकरण उन्होंने अपनी तरफ से, एक का नाम स्वराज, दूसरे का नाम शहीद दिया। और मैं आपको बताऊं, विश्व की सबसे प्रथम महिला ब्रिगेड, महिला रेजिमेंट भारत की आज़ाद हिंद सरकार ने स्थापना की और उस रेजिमेंट का विश्व की प्रथम, मतलब अंग्रेज, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी इतने विकसित राष्ट्र होते हुए भी वहाँ कोई महिला फौज में नहीं थी उन दिनों। विश्व की प्रथम महिला ब्रिगेड, महिला रेजिमेंट की स्थापना आज़ाद हिंद सरकार ने, नेताजी सुभाष बोस ने की एवं उस रेजिमेंट का नाम उन्होंने रखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, लक्ष्मीबाई झांसी रेजिमेंट। उनका नाम इसलिए मेरे ख्याल से रखा क्योंकि लक्ष्मी रानी झांसी, लक्ष्मीबाई का नाम यहाँ पर बहुत सब कोई आदर से लेते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे संग्राम के समय, युद्ध के मैदान में, इसलिए उन्हीं को नाम को आदर्श मानते हुए नेताजी सुभाष बोस ने अपनी महिला ब्रिगेड का, महिला रेजिमेंट का नाम भी रखा। एवं इसके साथ साथ नेताजी सुभाष बोस ने उस समय अपने बैंक की भी स्थापना की, अपना आज़ाद हिंद सरकार का एक रेडियो स्टेशन भी स्थापना की, आकाशवाणी जिसको कहते हैं, अपना नोट भी निकाला, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब नोट निकालते हैं, करेंसी उन्होंने निकाला एवं बहुत सारे सरकारी कार्य उन्होंने आरंभ किया। तत्पश्चात वो आके, मतलब अंडमान निकोबार से वो बर्मा होते हुए भारत में प्रवेश करने की चेष्टा की। ये बात सभी को मालूम है और कोहिमा तक उनकी आज़ाद हिंद सरकार की फौज
जो है वो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक भी आ गई थी, ये सभी जानते हैं। इसके बाद वाला जो मामला है, जो नेताजी सुभाष बोस का प्लेन क्रैश हुआ, क्या हुआ, वो सब सारी बातें कंट्रोवर्शियल है एवं सभी ये कंट्रोवर्सी में हम भी पढ़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो नहीं, उसमें एयर क्रैश हुआ नहीं, वो जिंदा थे, वो क्या थे। बहुत सारी पार्लियामेंट में भी अनेकों बार डिबेट हुई है, कई कमीशन भी बैठे हैं, वो सब कंट्रोवर्सी में मैं जानना नहीं चाहता। लेकिन एक बात मैं अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार के कारण ही भारत को सही मायने में आजादी मिली। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब हमें आजादी मिली, ऐसा दावा करती है कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिश सरकार कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। उसी समय जो अंग्रेज देश के, जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, वो एडमंड एटली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आजाद 1947 के चंद वर्षों के बाद वो बंगाल में गवर्नर हाउस में, बंगाल के गवर्नर के द्वारा इनविटेशन पर वो आए थे। एक बार चंद दिन बंगाल के गवर्नर हाउस में वो रुके थे। उस समय वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बंगाल के गवर्नर ने पूछा कि आपने भारतीयों को इतनी जल्द आजादी कैसे दे दी। तब उन्होंने राज खोला ब्रिटेन का, मतलब राज, वो बोले कि हमने कोई कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए हुए आंदोलन के चलते आजादी नहीं दी। हमने आजादी 2 कारणों से दी है। प्रथम कारण हुआ आजाद हिंद फौज का जो गठन किया, आजाद हिंद सरकार, जिसका नेतृत्व नेताजी सुभाष बोस कर रहे थे, वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, और वो शक्तिशाली दिनों दिन बढ़ रहे थे। वो शक्तिशाली इसलिए हो गए थे क्योंकि जापान और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तो चल रहा था ना जंग आपस में, द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो जापान ने हजारों भारतीय फौजियों को बंधक बना दिया था, प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध का बंधक बना दिया था। और जापान ने क्या किया, बड़ी चालाकी से सारे युद्ध बंदियों को, प्रिजनर ऑफ वॉर्स को आजाद हिंद फौज सरकार के सुपुर्द कर दिया। और वो चूंकि सारे भारतीय थे, फौजी थे, ट्रेंड थे, हथियार भी उनके पास थे, और सारों को सारे मतलब आजाद हिंद मतलब इनके नेताजी सुभाष बोस के दीवाने भी थे। इसलिए हमने देखा कि इनके पास तो हजारों फौजी आ गए हैं, सारे ट्रेंड है, हथियार भी इनके पास है। इसके बाद उस समय इंडियन नेवी, जो मतलब हमारी जो जल सेना थी भारत की, उन्होंने बगावत कर दिया था। वे बोले कि हम आजाद हिंद फौज की सरकार के साथ में जाएंगे। तो ऐसी सूचना जब हमें मिली कि हम इंडियन नेवी नेताजी सुभाष बोस के साथ चली गई है, और सारे पुराने फौजी जो हैं हजारों की संख्या में, वो नेताजी सुभाष बोस के साथ में चले गए हैं, तब हमें किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, हमें कोई रास्ता नहीं सूझा, और हमें मजबूरी में भारत को आजादी देनी पड़ी। ये बात बोले क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश के उस समय थे प्रधानमंत्री, जब भारत को 1947 15 अगस्त को उन्होंने जो बोला कि हम लोग आजाद किए, वो अपनी मजबूरी बताए। तो और इसके अलावा वो बोले कि भारत में जगह जगह पर क्रांतिकारी बहुत सक्रिय हो गए थे, एवं ब्रिटिशर्स लोगों ने देखा कि अब हमारे दिन यहाँ पर बहुत कम है, हम जितने जल्दी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे उसमें ही फायदा है। तो ये जो ढकोसलाबाजी है, कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है कि हमने देश को आज़ादी कराई, महात्मा गांधी ने बिना खड़क बिना ढाल के देश को आज़ाद करा दिया, ये दरअसल 100% झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। ये लोग तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये तो दरअसल ब्रिटिश के एजेंट थे, और ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को एक तरह से जमाई बना के रखा था। गांधी जी और नेहरू जी, ये इनको जब ये लोग मतलब इनको अरेस्ट किया गया, ये दोनों के दोनों अपनी पत्नियों के साथ बड़े ठाट बाट से रहते थे। जैसे गांधी जी रहते पूना में आगा खान पैलेस में अपनी पत्नी के साथ, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू भी रह थे, बड़े मौज मजलिस कर रहे थे। इन्होंने कोई भारत की जेल में कोई सजा नहीं काटी है, और ये वास्तव में तो ब्रिटिश एजेंट ही थे। ब्रिटिश लोगों ने तो इनको हाथ में मतलब जो पावर ट्रांसफर कर दिया 15 अगस्त को,
दरअसल उन्होंने अपनी ही पसंदीदा सरकार बिठा दी। इसका प्रमाण मैं एक और देना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब फाइनल हो गया कि भारत सरकार माने ब्रिटिश सरकार भारत को स्वाधीनता देगी, तो यह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 15 में से 14 मेंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में थे। केवल एक मेंबर समर्थन में नहीं था, वो थे खुद जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी ने प्रेशर देके कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर प्रेशर देके जवाहरलाल नेहरू का नाम फॉरवर्ड कराया यहाँ के वाइसरॉय के पास। तत्पश्चात नेहरू शपथ ग्रहण किए 15 अगस्त 1947 को। मतलब ये हमारे देश का अगर देखा जाए तो वास्तव में दुर्भाग्य है कि नेहरू जैसे आदमी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए। नहीं तो उस समय अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हो जाते तो शायद देश का नक्शा कहीं कुछ और होता। और देश में आज जितने झमेले हम लोग देख रहे हैं, आतंकवादी और जितने देश में सब बदमाश जो लूचे लफंगे देशद्रोही ताकतें जो हमारे देश में सक्रिय हो रखी है, वो शायद उतनी नहीं होती। और देश का बंटवारा भी, देश का हाँ बंटवारा तो हो ही गया था, क्योंकि नेहरू तो एक बार स्टेट खुद भी बोल दिए थे, उनका बयान भी है कि भाई हमने बंटवारा इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हम बूढ़े हो चले थे, हमें पावर की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने बंटवारा स्वीकार किया, ब्रिटिश फॉर्मूला को स्वीकार किया। ब्रिटिश तो आए थे हमें डिवाइड एंड रूल के उद्देश्य से, और हमें डिवाइड एंड रूल कर दिए। आज के अंक में इतना ही। हाँ, एक और बात मैं बोलूंगा कि कल हमारे यहाँ पर क्रांति उड़ीसा मीडिया के सभागार में माणिकगोस बाजार कटक में एक हम लोग इसी संदर्भ में 21 अक्टूबर 1943 के संदर्भ में आजाद हिंद फौज सरकार के गठन के उपलक्ष्य में एक हम लोग सभा का आयोजन किए हैं। सभी देश प्रेमियों से निवेदन है, कृपया बड़ी संख्या में आए। कल संध्या 4:30 बजे कटक माणिकगोस बाजार में मारवाड़ी क्लब के सामने सभा का आयोजन किया जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 देश का प्रथम, अखंड भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आप सभी को सादर निमंत्रण है। कृपया बड़ी संख्या में आए एवं देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम के साथ में हिस्सेदारी निभाएं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।